हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज अपन बात करते हैं, देखो अपन ने मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद अपन आज नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नए पेपर की आपके पास फर्स्ट क्लास है, जिसका नाम है, पेपर का नाम है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स एवं सांख्यिकी या उष्मागतिकी एवं सांख्यिकी। तो आज अपन बात करें, देखो जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें जो दो यूनिट है फर्स्ट और सेकंड, वो किससे जुड़ी हुई है आपकी उष्मागतिकी से, और जो पीछे वाली दो यूनिट है थर्ड और फोर्थ, वो जुड़ी हुई है आपके स्टैटिस्टिक्स से यानी सांख्यिकी से। तो आज अपन ये बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 छेद समझ सांख्यिकी। ठीक है, तो इसी का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, जिसका नाम है छेद समझ सांख्यिकी की वैधता। अब ये क्या होता है, इसमें देखना है कि छेद समझ सांख्यिकी की वैधता क्या होती है। तो मैं बात करता हूँ कि वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। तो इससे आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा कि किसी न किसी की वैलिडिटी यानी कोई ना कोई कंडीशन बतानी है यहाँ पे, कि ऐसी कोई कंडीशन है जो इसको ये मांग रहा है कि छेद समझ सांख्यिकी की वैधता यानी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की कुछ कंडीशन मांग रहा है कि वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन क्या कंडीशन होती है। तो यदि मैं सिंपल वर्ड में यदि आपको समझाना चाहूँ तो उसमें मैं समझा सकता हूँ कि मान लो आपके पास कोई भी क्या होते हैं, समान तथा असमान पार्टिकल होते हैं, समान तथा असमान, जिसको असमान को मैं भी बोल सकता हूँ विभेद भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? विभेद पार्टिकल, अलग अलग कण। तो मैं ऐसे कोई अलग अलग कण लेता हूँ, देखो कोई भी पार्टिकल ले सकते हो आप, समान भी ले सकते हो असमान भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग ही लो। तो मैं मान ले सकता हूँ कि कोई भी दो पार्टिकल है आपके पास ए और बी, वो चाहे समान हो चाहे असमान हो, आइडेंटिकल हो या डिस्टिंग्विशेबल हो। तो ए तथा बी होगा, उसमें क्या होगा आपके पास, ये ए तथा बी है, इसके बीच इन दोनों को मैं कितनी दूरी पर रखूं, कितनी दूरी पर रखो, यानी मान लो इसकी दूरी कितनी है आपके पास s है, यानी दो पार्टिकल के बीच कितनी न्यूनतम दूरी रखूं वहां पे जहां पर क्या हो जाए अपना क्वांटम प्रभाव क्या हो जाए आपका नगण्य हो जाए। क्या हो जाए? क्वांटम प्रभाव क्या हो जाए आपका नगण्य हो जाए, क्वांटम इफेक्ट क्या हो जाए आपका नेगलेक्ट हो जाए। तो बस यही इसकी कंडीशन है। तो यही इसी कंडीशन को अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है कि कोई भी दो पार्टिकल उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कितना न्यूनतम यानी कितनी मिनिमम डिस्टेंस पर रखा जाए कि उसके पास वहां पर क्या हो जाए, क्वांटम इफेक्ट क्या हो जाए, नेगलेक्ट हो जाए, क्वांटम प्रभाव बहुत ही कम हो जाए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन बताएगी वही क्या बताएगी, आपकी छेद समझ सांख्यिकी की वैधता कहलाएगी। अब अपन बात करते हैं कि छेद समझ सांख्यिकी की वैधता क्या होगी। तो देखो इसको अपन को प्रूफ भी करना है। यदि मैं एक लाइन में आपको स्टेटमेंट के दौरान लिखूं तो इसका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, एस ग्रेटर देन लैम्बडा। एस ग्रेटर देन लैम्बडा का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, एस तो क्या है, दो पार्टिकल के बीच की दूरी, यानी मैं कह सकता हूँ कि कण की स्थिति है दो कणों के बीच की। लैम्बडा क्या है यहाँ पे लैम्बडा है डी ब्रोगली क्या है आपके पास, तरंगदैर्ध्य। क्या है? डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होती है आपके पास, वही डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। तो लैम्बडा हो जाएगा डी ब्रोगली अपने पास तरंगदैर्ध्य, या जिसको अपन लिखते हैं एच अपॉन में पी या फिर लिख सकते हैं एच अपॉन में एम बी। तो यही आपका जो स्टेटमेंट है, इसको यदि मैं वर्ड में बोलूँ तो क्या होगा कि कोई भी दो पार्टिकल के बीच की दूरी एस किसकी उसके संगत क्या होती है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान क्या होना चाहिए, एस का मान क्या होना चाहिए, लैम्बडा से ज़्यादा होना चाहिए। तो या इसको मैं बोल सकता हूँ कि दो कणों के बीच की दूरी या दो कणों के बीच की स्थिति का जो मान है वो उसके संगत तरंगदैर्ध्य या डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के मान से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, अपना इक्वल होना चाहिए। तो यही आपकी क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी, और यही अपन को क्या करनी है, यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो करें प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको कहाँ पे, एक 12th क्लास में आपने प्रिंसिपल पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बताओ पढ़ा था या नहीं पढ़ा, बताओ पढ़ा था या नहीं पढ़ा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो क्या कहता है, देखो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके पास कोई भी क्या होता है, एक तो x होता है, एक p होता है, वो ग्रेटर देन होता है आपका h कट। ये आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है। ये x क्या था, किसी भी पार्टिकल की स्थिति, किसी भी कण का संवेग। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ये अनिश्चितता कब बताएगा, यानी अनसर्टेनिटी कब बताएगा, जब इसके बीच में क्या लग जाएगा, डेल लग जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, स्थिति में अनिश्चितता, ये क्या बता रहा है, संवेग में अनिश्चितता, यानी ये क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन और अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका एच कट। तो ये क्या होता है आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता है। अब मैं इसको प्रूव करने के लिए कुछ अलग टर्म मान लेता हूँ। देखो क्या टर्म मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो मान लेता हूँ मैं क्या, एक तो डेल क्यू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट मान सकता हूँ। ये डेल क्यू क्या है आपके पास, दो पार्टिकल के बीच की
क्या है, परिमाण है, यानी कह सकते हो कि दो कणों के बीच का क्या है, दूरी, या फिर उसको कह सकते हो कि ये क्या है, स्थिति में अनिश्चितता है, यानी जो भी पार्टिकल होंगे उसके बीच की स्थिति में अनिश्चितता। संवेग, ये डेल पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एच कट क्या होता है, आप जानते हो कि एच कट क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल क्यू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई। बताओ लिख सकता हूँ क्या, डेल क्यू और डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई लिख सकता हूँ। जब ये हो गया तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे मुझे किसका प्रभाव नगण्य करना है, क्वांटम प्रभाव का, यानी मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी कण के लिए संवेग का मान अपन को निकालना है, तो उसके लिए यानी ये डेल क्यू क्या होना चाहिए, अपना न्यूनतम होना चाहिए अपन को, यही मैंने अभी बताया था कि न्यूनतम दूरी के लिए। तो ये डेल क्यू क्या है, पार्टिकल की कण की स्थिति है, तो क्यू का मान न्यूनतम होने के लिए, क्यू का मान न्यूनतम होने के लिए, न्यूनतम होने के लिए पी का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। न्यूनतम होने के लिए पी का मान अधिकतम होना चाहिए, पी का मान अधिकतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, अधिकतम होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो Q का मान है वो न्यूनतम होने के लिए P का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम। और ये P क्या व्यक्त कर रहा है, किसी भी कण के संवेग में अनिश्चितता को व्यक्त करता है। तो यदि मैं देखो, यदि डेल Q न्यूनतम करना है तो डेल P बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। जब डेल P नीचे जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो डेल P बढ़ाना होगा, यानी जब डेल P का मान ज़्यादा होगा, जब डेल Q क्या होगा, अपना कम होगा। तो यहाँ पे मैं एक टर्म मान लेता हूँ कि जो डेल Q है उसको तो मान लेता हूँ S, डेल पी है उसको मान लेता हूँ मैं पी, ठीक है, बार बार डेल ने लिख के। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई लिख सकता हूँ। यदि मैं पी को नीचे भेजता हूँ तो देखो ये क्या आएगा, एस ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई, तो पहले से ही था, ये क्या आ गया 1 अपॉन पी। और आप जानते हो कि जो एच अपॉन में पी होता है वो क्या होता है, आपका लैम्डा होता है। मैंने पहले ही बता दिया, कौन सा लैम्डा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या होती है आपकी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये हो गया आपके पास एच कट लैम्डा अपॉन में, लैम्डा अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लैम्डा। तो देखो जो अपन को प्रूफ करना था वो आ गया। क्या यही प्रूफ करना था अपने पास कि अपने पास कोई भी क्या होता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता है। वहाँ पे जो भी दो पार्टिकल के कण की स्थिति रखते हैं उसके संगत तरंग दैर्ध्य का मान क्या होना चाहिए, इसके कंपेयर में एस का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किसके कंपेयर में, लैम्डा के कंपेयर में। तो यही क्या हो जाएगी आपकी अनिश्चितता की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको ये लिखनी है कि किसी भी कण को इतनी दूरी पर रखना पड़ेगा, कितनी दूरी पर, जब लैम्डा का मान क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, एस हो, यानी कण का जो मान होता है वो क्या होना चाहिए, लैम्डा के बड़ा होना चाहिए या फिर उसके ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए। तब ये क्या करेगा, वहाँ पे चिरसम्मत सांख्यिकी वैध होगी और क्वांटम प्रभाव को क्या करेगा, नगण्य करेगा, ठीक है। तो यही आप इसमें लिख सकते हो। तो यही इसकी क्या है, वैलिडिटी है। अब लिखे इसकी थ्योरी बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लिख सकते हैं इसकी थ्योरी। तो लिखिए आप, टॉपिक लगाइए चिरसम्मत सांख्यिकी की वैधता, और उसमें लिखिए कि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, कि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार चिरसम्मत सिद्धांत की वैधता, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार चिरसम्मत सिद्धांत की वैधता हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से प्राप्त होती है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से प्राप्त होती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार चिरसम्मत सिद्धांत की वैधता हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से प्राप्त होती है, जिसके अनुसार स्थिति निर्देशांक, जिसके अनुसार स्थिति निर्देशांक Q, स्थिति निर्देशांक Q व इसके संगत संवेग निर्देशांक P के, व संगत संवेग निर्देशांक P के एक साथ मापन में उनकी अनिश्चितताओं के परिमाणों डेल P व डेल Q का गुणन, डेल P व डेल Q का गुणन सदैव h कट से अधिक होगा, सदैव h कट से अधिक होगा।
क्षीरसम्मत सिद्धांत से किसी कण की स्थिति व उसके संवेग का क्षीरसम्मत सिद्धांत से किसी कण की स्थिति व उसके संवेग का यथार्थ मापन संभव है। यथार्थ मापन संभव है। नई लाइन से लिखना, माना P संवेग के किसी कण की व्याख्या करने के लिए, माना P संवेग के किसी कण की व्याख्या करने के लिए, माना P संवेग के किसी कण की व्याख्या करने के लिए क्वांटम प्रभाव को नगण्य करेंगे, क्वांटम प्रभाव को नगण्य करेंगे, अर्थात इस कण की स्थिति को कम से कम कितनी दूरी में रख सकते हैं, कम से कम कितनी दूरी में रख सकते हैं। यह न्यूनतम दूरी s है, यह न्यूनतम दूरी s है। s की जगह आप d ले सकते हो, l ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यह न्यूनतम दूरी s है, अर्थात क्षीरसम्मत सांख्यिकी वैध होगी, अर्थात क्षीरसम्मत सांख्यिकी वैध होगी। अब जो मैंने लिखा है वो लिख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है कंप्लीट, ये कंप्लीट आप यहाँ तक लिख लो। लिख लिया। उसके आगे लिखो लास्ट में, इसका मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ कि क्षीरसम्मत सन्निकट की वैधता के लिए, क्षीरसम्मत सन्निकट की वैधता के लिए निकाय के कणों के मध्य, क्षीरसम्मत सन्निकट की वैधता के लिए निकाय के कणों के मध्य औसत दूरी, निकाय के कणों के मध्य औसत दूरी कणों के संगत, निकाय के कणों के मध्य औसत दूरी कणों के संगत डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की तुलना में अधिक होनी चाहिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की तुलना में अधिक होनी चाहिए तथा उसमें ऊर्जा kT का मान, तथा उसमें ऊर्जा kT का मान, कैपिटल kT लिखना, kT ये वाला, ये भी मैं बताऊंगा अभी क्या है। उसमें ऊर्जा kT का मान निकाय के ऊर्जा स्तरों के, निकाय के ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल डेल ई की तुलना में, मध्य अंतराल डेल ई की तुलना में, एनर्जी वाला ई कैपिटल ई की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। kT का मान निकाय के ऊर्जा की स्तरों के मध्य अंतराल डेल ई की तुलना में अधिक होना चाहिए। ये लिख दिया। अब इसके आगे एक लाइन देखो, अब जो kT वाला कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। माना कि नियत ताप कैपिटल T पर, माना कि नियत ताप कैपिटल T पर उष्मीय साम्यावस्था में, माना कि नियत ताप कैपिटल T पर उष्मीय साम्यावस्था में, इंग्लिश में उष्मीय साम्यावस्था को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में स्थित निकाय के लिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में स्थित निकाय के लिए ऊर्जा E की अवस्था में होने की प्रायिकता, ऊर्जा E की अवस्था में होने की प्रायिकता निम्न होती है। नियत ताप पर स्थित निकाय के लिए ऊर्जा E की अवस्था में होने की प्रायिकता निम्न होती है।
अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ उस पर ध्यान देना एक बार। मैं सबसे पहले तो बात करता हूँ आपसे रिलेटेड ये के टी आपके पास क्या है, पहले तो उसकी बात करता हूँ। तो जो के टी है वो के टी क्या कहलाती है आपकी, उसमें ऊर्जा कहलाती है। यानी ये टी क्या है व्यक्त करेगा यहाँ पे उसमें ऊर्जा, और जो के टी है वो क्या व्यक्त करेगा यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या व्यक्त करेगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक। ठीक है, तो ये जो अपने पास के टी होता है बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जो के टी होता है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/KT को किस रूप में मान सकते हो, बीटा के रूप में भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से, यदि किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो ये चीज़ ध्यान देना, ये टर्म आपके बहुत बार आगे आएगी, यूनिट फर्स्ट सेकेंड फोर्थ हर यूनिट में आएगी, कि जब अपन किसी को प्रोबेबिलिटी लिखनी है जिसमें क्या हो आपके पास कैपिटल टी उसमें साम्यावस्था में हो और ऊर्जा की अवस्था ई हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे आप, पी ई समानुपाती एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन में के टी की फॉर्म में। तो ये इसकी क्या होगी, किसी भी कण के लिए प्रोबेबिलिटी होगी। तो यदि मैं इसको क्या करूं, इसको मैं यदि अपन को, मैं देखो मैंने लास्ट में एक लाइन लिखाई है आपको, तो उस लाइन को मैं प्रूव करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, पी ई है प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन में के टी है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास P1 ना मान के मैं इसको E1 के लिए लिख लूँ तो ये क्या आ जाएगा, या फिर इसको पहले कांस्टेंट के रूप में भी लिख लो, ये समानुपाती हटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास पी ई इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन में के टी। ठीक है, यदि मैं E1 के लिए लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, पी E1 इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल माइनस का ई अपॉन में के टी। ठीक है, और जब E1 के लिए लिखा है तो ये E1 हो जाएगा। यदि मैं E2 के लिए लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल माइनस E2 अपॉन में के टी। क्या मैं इसको डिवाइड दे सकता हूँ, यानी PE1 PE2, यदि ये करता हूँ तो देखो C से C कट जाएगा तो ये क्या बचेगा अपने पास, E को मैं ऐसे लिख दूँ माइनस E1 अपॉन में के टी और माइनस का E2 अपॉन में के टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यदि मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी पी E1 अपॉन में PE2 क्या होगा, ये C से C तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये देखो क्या हो गया, माइनस का E1 अपॉन में के टी, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा E2 अपॉन में के टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PE1 PE2 E2 माइनस का E1 अपॉन में के टी। बताओ लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, यही प्लस है ये माइनस है, और ये जो डेल ई है वो क्या है यहाँ पे E2 माइनस का E1 है, क्या है आपके पास E2 माइनस का E1। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, PE1 PE2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास E डेल ई अपॉन में के टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, देखो कंडीशन समझना कि यदि मैं फर्स्ट बात करता हूँ, यदि के टी क्या हो आपके पास डेल ई से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। यदि के टी क्या हो आपके पास डेल ई से छोटा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी होगी PE1 होगा वो क्या होगा, PE2 के कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, देखो डेल ई क्या है यहाँ पे E2 माइनस का E1, यदि मैं किसको ज़्यादा कर रहा हूँ, डेल ई को, तो डेल ई मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो E2 माइनस का E1 क्या होगा, ये वाली टर्म ज़्यादा होगी, तो ये भी क्या होगा, ये इधर रहेगा, ये इसको इधर भेजोगे तो कौन सा ज़्यादा टर्म हो जाएगी अपने पास, PE1 ग्रेटर देन PE2। तो यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, जो E1 का मान है वो क्या आपके पास E2 के कंपेयर में प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कौन से प्रभाव लागू होंगे, यहाँ पर कौन से प्रभाव लागू होंगे आपके पास, क्वांटम प्रभाव लागू होंगे। तो ये अपनी वैलिडिटी है ही नहीं। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है, के टी जब ग्रेटर देन डेल ई हो, तो यहाँ पे यदि बात करता हूँ कि जो PE1 होगा और लगभग P होगा वो E2 होगा, वो क्या होना चाहिए आपके, देखो ज़्यादा नहीं मानो तो इक्वल, या तो मैंने इक्वल बोला था या ग्रेटर देन बोला था, तो ये क्या हो जाएगा, P प्रोबेबिलिटी क्या होगी E1 E2 के क्या हो इक्वल हो, तब यहाँ पे क्या होगी, क्वांटम प्रभाव नगण्य हो जाएंगे और चीज सम्मत सांख्यिकी क्या होगी, चीज सम्मत सांख्यिकी वैध होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी है। देखो एग्जाम में आजकल आपके भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप के आने लग गए। पहले तो वो होते थे जो पहले वो आए हुए पुराने पेपर में आते थे वही सेम टू सेम आते थे, अब थोड़ा चेंज भी होने लग गया, कुछ अलग भी पूछने लग गए। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आपको चीज समझ सांख्यिकी वैधता में जो पहले वाला बताया था वो पूछ ले, यदि डायरेक्ट पूछता है कि चीज समझ सांख्यिकी वैधता बताइए तो आपको वही लिखना है। यदि पर्सनल कंडीशन देके पूछ लेता है कि चीज समझ सांख्यिकी वैधता बताइए जब अपने पास दो ऊर्जा अवस्था हो और कोई
थर्मल ताप हो या थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई ताप हो या नियत ताप हो T, तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, कब 6 समस्थानिकी वैध होगी और कब नहीं होगी। तो ये वाला केस लिखना है, ठीक है। यहाँ तक लिखिए आप, यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ये मैं आपको 2 कंडीशन थ्योरी में लिखवाता हूँ, लिखिए इसको। लिख दिया, लिखिए। देखो सब्जी वाला आया है, लेनी हो तो आ जाओ, उस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ ध्यान देना है आपको। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, यदि KT लेस देन डेल ही है, फर्स्ट वाली कंडीशन लिखवा रहा हूँ, देखो जो फर्स्ट नंबर पे लिख रखी है मैंने, तो ब्रैकेट में लिख रखा है KT लेस देन डेल ही है, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा KT का मान, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा KT का मान निकाय के ऊर्जा स्तर के मध्य अंतराल की तुलना में ऊष्मीय ऊर्जा KT का मान निकाय के ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल की तुलना में कम या लगभग बराबर है, कम या लगभग बराबर है। इसको आप बराबर भी मान सकते हो, कैसे, जो देखो मैंने जो ग्रेटर देन लिखा है उसको क्या मान सकते हो आप, इक्वल भी मान सकते हो। तो इक्वल वाली बात आप निशान लगा देना। कैसे लगाओगे निशान, निशान वही जो आप लगाते हो, ये वाला, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कह रहा हूँ कि KT का मान डेल ई के कंपेयर में क्या है, या तो कम है या फिर क्या है, लगभग बराबर है। तो लिखो इसमें, तो इस स्थिति में PE1 ग्रेटर देन होगा PE2 के। तो इस स्थिति में PE1 ग्रेटर देन PE2 होगा, अर्थात ऊर्जा E1 तथा ऊर्जा E2 की अवस्थाओं में, ऊर्जा E1 तथा ऊर्जा E2 की अवस्थाओं में निकाय के पाए जाने की प्रायिकताओं में अंतर अधिक होगा। ऊर्जा E1 तथा ऊर्जा E2 की अवस्थाओं में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता में अंतर अधिक होगा। इस स्थिति में निकाय की ऊर्जा विविक्त होगी, इस स्थिति में निकाय की ऊर्जा अवस्था विविक्त होगी, इस स्थिति में निकाय की ऊर्जा अवस्था विविक्त होगी तथा क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव लागू होंगे, तथा क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव लागू होंगे। वह शीर्षमत सन्निकट वैध नहीं होगा, और शीर्षमत सन्निकट वैध नहीं होगा। तो ये तो क्या हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन लिखो, यदि KT ग्रेटर देन डेल ई की अवस्था में, जो सेकंड कंडीशन लिखी है मैंने, कि यदि KT ग्रेटर देन डेल ई की अवस्था में ऊर्जा E1 तथा ऊर्जा E2 की अवस्थाओं में, ऊर्जा E1 तथा ऊर्जा E2 की अवस्थाओं में निकाय के पाए जाने की प्रायिकताएं, निकाय के पाए जाने की प्रायिकताएं, निकाय के पाए जाने की प्रायिकताएं लगभग समान हो, लगभग समान हो, यानी उसमें लिख लो P ब्रैकेट में E1 लगभग बराबर P ब्रैकेट में E2, जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। अतः इस स्थिति में क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव नगण्य होंगे,
इस स्थिति में क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव नगण्य होंगे तथा चिरसम्मत सन्निकट वैध होगा, तथा चिरसम्मत सन्निकट वैध होगा। अब देखो ये वाला तो अपने किसकी बात हो गई, वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। तो दो कंडीशन लिखवाई है, एक तो मैंने इस बेस पे लिखवाई है, एक मैंने लिखाई है जो आपके पहले लिखवाई थी एस ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। यानी दो कणों के बीच की दूरी उसके संगत डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन ध्यान रखना, जो फर्स्ट वाली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैसे पूछी जा सकती है कभी कभार हो तो, बाकी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, नया टॉपिक आता है आपके पास, इसके जो आगे वाला टॉपिक आता है वो आता है फेज स्पेस। अब आप सुनाई कभी नाम फेज स्पेस कला समष्टि, क्या नाम है इसका, कला समष्टि। छोटा सा टॉपिक है, अभी पूरा कर लेंगे इसको भी, केवल डेफिनेशन टाइप का ही है। क्या नाम है, कला समष्टि, फेज स्पेस। देखो ये फेज स्पेस क्या होता है इसकी बात करते हैं। आपने निर्देश तंत्र पढ़े, आपको पता है कौन कौन से निर्देश तंत्र होते हैं, निर्देश तंत्र आपने पढ़े, पता भी है आपको कौन कौन से निर्देश तंत्र होते हैं। आपने 1D पढ़ा है, 2D पढ़ा है और 3D पढ़ा है, ठीक है। जब 1D की बात करते हो तो कोई भी एक की बात होती है, एक एक्सिस की बात होती है, या तो x हो या y हो या z हो। यदि मैं 2D की बात करता हूँ तो दो अक्ष की बात होती है, या तो एक्स वाई होता है या वाई जेड होता है या जेड एक्स होता है। यदि मैं 3D की बात करता हूँ तो इसमें क्या अक्ष होता है, एक्स वाई और जेड होता है। अभी तक तो आपने केवल यही पढ़ा था। अब मैं बात करता हूँ, मैं एक नया नाम ले रहा हूँ जिसका नाम है कला समष्टि फेज स्पेस। क्या मैं उसमें कह सकता हूँ, यदि ये आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, इसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स भी किसका कोऑर्डिनेट है, वाई किसका कोऑर्डिनेट है, जेड किसका कोऑर्डिनेट है, तीनों स्थिति के कोऑर्डिनेट है, स्थिति के निर्देशांक है। ये भी स्थिति के है, ये भी स्थिति के है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है जो आपने पढ़ रखा है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, इसकी फेज स्पेस की। तो यदि मैं फेज स्पेस में मानता हूँ कि कोई भी अपने पास चिरसम्मत निकाय है, यानी कोई सिस्टम है, क्या है आपके पास, कोई भी सिस्टम है। यदि मान लेता हूँ कि आप पहले 11th और 12th में क्या पढ़ते आ रहे हो कि आपके पास कोई भी कण है, उसकी व्याख्या करनी है, तो उसको पहले क्या करेंगे आप, निर्देश तंत्र में मानेंगे उसको, ठीक है। निर्देश तंत्र में यदि मानते हो और उसकी पोजीशन निकाल लेते हो तो आप उससे फिजिक्स की सारी टर्म निकाल सकते हो। तो यदि मैं मान लेता हूँ कि अपने पास, यदि क्लासिकल बेस की बात करता हूँ मैं, कि कोई भी क्लासिकल में चिरसम्मत में क्या है, अपने पास कोई निकाय है, उसको यदि पूर्ण रूप से व्यक्त करना है, यानी उस निकाय को पूर्ण रूप से अध्ययन करना है या पूर्ण रूप से उसको व्यक्त करना है, तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ती वो अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कोई पार्टिकल है, ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें क्या है आपके पास कोई पार्टिकल रखा हुआ है, तो उसमें किस किस की जरूरत पड़ती है। जैसे अपन एक्स निर्देश तंत्र में बात करते तो वहाँ केवल अपन को चाहिए केवल उसकी पोजीशन वेक्टर, यानी एक्स वाई जेड स्थिति निर्देशांक पता होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या चाहिए अपन को, देखो एक तो चाहिए आपके पास एक्स वाई जेड, एक तो क्या चाहिए आपके पास एक्स वाई जेड, यानी ये तीनों कौन से निर्देशांक है, स्थिति के निर्देशांक है। एक चाहिए आपके पास वी एक्स वी वाई और वी जेड, वी एक्स वी वाई और वी जेड, ये किसके निर्देशांक है। देखो ये तो हो गए एक्स वाई जेड, तो किसके हो गए आपके पास, और ये तो हो गए स्थिति के निर्देशांक, किसके हो गए, स्थिति के। ये किसके हो गए आपके पास, वेग के निर्देशांक, किसके हो गए, वेग के निर्देशांक। क्या मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनको मैं एम, यदि वी एक्स वी वाई वी जेड है, यदि मैं इनको एम के साथ लिखूँ, क्या एम भी अलग अलग होंगे, क्या एम एक्स एम वाई और एम जेड नहीं होंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड तो क्या बता रहा है, उनके एक्सिस को व्यक्त कर रहा है। पर ये क्या, एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी और जेड कंपोनेंट में वेलोसिटी, वो क्या व्यक्त कर रहा है अपना, वी एक्स वी वाई और वी जेड व्यक्त कर रहा है। तो क्या मैं इसको संवेग निर्देशांक के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्या किसमें, संवेग निर्देशांक में लिखूंगा, यानी संवेग निर्देशांक क्या होता है, एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ पी एक्स पी वाई और पी जेड, क्या हो जाएगा, पी एक्स पी वाई और पी जेड, ठीक है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया बताओ, इस ये 1D है 2D है 3D है, जब एक जिसमें तीनों एक्सिस दिए हुए एक्स वाई जेड, मतलब ये क्या हो गया आपका 3D हो गया। इसमें भी क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये भी दे रखा है, यानी ये कौन सा हो गया आपका 3D हो गया। यानी ये टोटल कितना हो गया आपका,
टोटल कितना हो गया 3 ये और 3 ये, यानी ये कौन सा हो गया आपका 6D हो गया। कौन सा हो गया आपका 6D। तो मैं कह सकता हूँ कि फेज स्पेस अपने पास ऐसे कोई सिस्टम होता है जिसका कितने विमीय होता है, वो 60 विमीय यानी 6 डायमेंशन का होता है। ये 1D पढ़ा है, 2D पढ़ा है, 3D पढ़ा है, आज आपके सामने 6 डायमेंशन आ गया। ये कहाँ से आया कि इसमें मैं जानता हूँ कि 3 जो स्थिति होती है, यानी जो एक ये 3 तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 आपके पास मोमेंटम के कोऑर्डिनेट होते हैं। उन दोनों को जब मिलाया जाता है तो आपके पास 6D को बनता है, और 6D को व्यक्त करता है, वही आपको क्या कहलाता है, एक फेज स्पेस या कला समष्टि कहलाती है। समझ में आ गया होगा? आया या नहीं आया? बताओ आया या नहीं आया? और निर्देशांक की फॉर्म में यदि इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो x y z px py और pz ऐसे लिखोगे, लिख सकते हो। यदि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, dx dy dz dpx dpy और dpz। यदि मैं इसका आयतन लिखना चाहता हूँ डी टो, या फिर इसको मैं लिखता हूँ टो, तो क्या मैं डी टो, यदि डी टो लिखता हूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx dy dz dpx dpy dpz लिख सकता हूँ। यदि मैं यहाँ पे एक टर्म मान लूँ क्या, कि अपने पास ये मान लेता हूँ कि dx और dpx किसके इक्वल होता है, h कट के, dx dpx किसके इक्वल होता है, h कट के, सॉरी y, कौन सा आएगा y। ऐसे ही dz dpz किसके इक्वल होता है, h कट के। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, h कट h कट h कट, क्या मैं डीटो को h क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बताओ लिख सकता हूँ। यानी ये डीटो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है कला समष्टि का क्या शो कर रहा है, आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। क्या शो कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। तो अब आपको कंफर्म पता लग गया होगा कि 60 विमीय में क्या होता है। तो क्षीर सम्मत सांख्यिकी में या क्षीर सम्मत के बेस में कोई भी सिस्टम की व्याख्या करनी है, कोई भी सिस्टम के बारे में अपन को स्टडी करनी है, तो उसके लिए अपन को 6 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। 3 तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट होंगे x y z मान लो, और जो दूसरे 3 होंगे वो या तो vx vz मानो, या फिर आप मानो px py और pz। हो सके उतना px py pz ही माना, क्योंकि m क्या होता है, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होगा मास से, तो वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है। तो इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, px py और pz में। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो 6 कोऑर्डिनेट आते हैं यानी 60 विमीय होता है, तो ये क्या कहलाता है, अपना फेज स्पेस कहलाता है। ठीक है। और यदि आयतन लिखना है तो आप आयतन भी इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो। तो अब लिखिए इसके बारे में डायग्राम बताओ क्या बना के, चलो डायग्राम भी बना दो। इसमें मैं सबसे पहले तो क्या कर लेता हूँ, x y z, यानी ये तो कौन सी है, स्थिति समष्टि। कौन सी है, स्थिति समष्टि। यानी आप क्या कह सकते हो, पोजीशन स्पेस। यदि मैं एक और बनाता हूँ दूसरा, ये मैंने बना दिया मोमेंटम के लिए, px py और pz। इसमें मैंने ऐसा कोई बॉक्स बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा dpx, ये क्या हो जाएगा dpy। वैसे ज़रूरत है नहीं, तो भी बनाना हो तो बना लेना। ये क्या हो जाएगा आपका dpz। तो ये कौन सा हो जाएगा, समवेग समष्टि। ये क्या हो जाएगा आपका समवेग समष्टि। तो जब समवेग समष्टि और स्थिति समष्टि की एक साथ व्याख्या की जाए तो वही अपना क्या कहलाएगा, कला समष्टि या फेज स्पेस। तो लिखिए इसके बारे में, पहले मैं थ्योरी लिखा देता हूँ फिर इसको लिखना। वह स्पेस जिसमें 6 विमीय निर्देशांक होते हैं, वह स्पेस जिसमें 6 विमीय निर्देशांक होते हैं, वह स्पेस जिसमें 6 विमीय निर्देशांक होते हैं। और लिखो, क्षीर सम्मत यांत्रिकी में किसी सिस्टम की अवस्था को, क्षीर सम्मत यांत्रिकी में किसी सिस्टम की अवस्था को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, क्षीर सम्मत यांत्रिकी में किसी सिस्टम की अवस्था को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए स्थिति तथा वेग, स्थिति ब्रैकेट में लिखना तो लिख लेना पोजीशन, तथा वेग वेलोसिटी या संवेग निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, या संवेग निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। अतः कण के निकाय में
अतः कण के निकाय में किसी कण की समय पर अतः कण के निकाय में किसी कण की किसी समय पर स्थिति कणों के निकाय में किसी कण की किसी समय पर स्थिति और स्थिति निर्देशांकों तथा अतः कणों के निकाय में किसी कण की किसी समय पर स्थिति निर्देशांकों तथा संवेग निर्देशांकों द्वारा व्यक्त की जाती है। संवेग निर्देशांकों द्वारा व्यक्त की जाती है। तो कण की अवस्था को तीन स्थिति व तीन संवेग निर्देशांक की सहायता से कण की अवस्था को तीन स्थिति व तीन संवेग निर्देशांक की सहायता से व्यक्त किया जाता है। कण की अवस्था को तीन स्थिति व तीन संवेग निर्देशांकों की सहायता से 6D में लिखना, 6D में व्यक्त किया जाता है या 60 विमीय में व्यक्त किया जाता है। उसे कला निर्देशांक या फेज स्पेस कहते हैं। उसे कला निर्देशांक या फेज स्पेस कहते हैं। ये हिंदी में वर्ड आपको अलग अलग भी मिल सकता है, कई कला निर्देशांक में मिलेगा, कई कला समष्टि भी मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, आप इंग्लिश में लिखना उसको फेज स्पेस। इसे कला समष्टि या फेज स्पेस कहते हैं। अब लिख लो, इसमें नई लाइन से लिखो कि कला निर्देशांक या फेज स्पेस को विभिन्न षटविमीय कला कोष्ठिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। फेज स्पेस को विभिन्न षटविमीय कला कोष्ठिकाओं में विभाजित किया जा सकता है जिनके संगत स्थिति निर्देशांक dx dy dz, जो देखो बोर्ड पे लिख रखा है मैंने ग्रीन मार्कर में, dx dy dz तथा संवेग निर्देशांक px py pz द्वारा व्यक्त करते हैं। स्थिति निर्देशांक dx dy dz तथा संवेग निर्देशांक px py pz द्वारा व्यक्त करते हैं। अतः प्रत्येक कला कोष्ठिका का आयतन या वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, तो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस अब ये लिख लो जो मैंने लिखा है। तीन कोऑर्डिनेट देखो इसमें, ये क्या है, तीन तो है। यदि आपको निर्देशांक के रूप में व्यक्त करना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, h से। कैसे लिखोगे, h से। तो ये जो मैंने इस साइड का लिखा है ये लिख लो, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए बताया, ये थ्योरी में आपको लिखा दिया। ये वाला लिख लो आप कि चाहे निर्देशांकों के x y z px py pz, यदि इसका आपको d की टर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये क्या है, अनिश्चितता सिद्धांत से लिखा है अपन ने। कहाँ से लिखा है, अनिश्चितता सिद्धांत से। ठीक है। और इसका जो न्यूनतम आयतन होगा, क्योंकि अनिश्चितता सिद्धांत यही कहता है कि अपने पास dx dpx ग्रेटर देन इक्वल टू h कट, तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा, h कट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये dx और dpy h बन जाएगा, ये h बनेगा और ये h बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ d2 इज इक्वल टू h क्यूब। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो कला समष्टि का जो न्यूनतम आयतन होगा वो कितना होगा, आपका h क्यूब होगा। लिखिए, ये लिखने के बाद ये डायग्राम भी बना देना यदि दोनों बनाने हैं तो आपको। डायग्राम केवल समझने के लिए है। ये क्या है, पोजीशन स्पेस को व्यक्त करता है, ये मोमेंटम स्पेस को व्यक्त करता है, यानी ये स्थिति समष्टि है। और ये क्या है, संवेग समष्टि है। यदि यहाँ पे ये किसको व्यक्त कर रहा है, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। यदि इसका आयतन लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ, यदि इसका आयतन लिखना है तो क्या लिखोगे, dx dy और dz किसके इक्वल होगा, मान लो कि dv के। यदि यहाँ पे क्या लिखना है, आयतन लिखना है तो कैसे लिखोगे, dpx dpy और dpz, ये इसके किसके इक्वल होगा, p के, यानी pr। पोजीशन वेक्टर होगा, पर किसके टर्म में होगा, मोमेंटम की टर्म में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ dv2 भी लिख सकते हो। ये लिखना है, दोनों डायग्राम बना लेना।
उसके आगे लिख लो कि कला समष्टि में किसी कला कोष्टिका का न्यूनतम आयन, कला समष्टि में किसी कला कोष्टिका का न्यूनतम आयतन, आयन नहीं, न्यूनतम आयतन h³ होता है। कला कोष्टिका का न्यूनतम आयतन h³ होता है। तो ये क्या हो गया आपका जो कला समष्टि यानी फेज स्पेस वाला टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। केवल डेफिनेशन टाइप से ही था। तो आज के लिए इतना ही। आज इससे ज़्यादा हमें समय इजाज़त नहीं देता, तो इससे नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे दूसरी क्लास में, जिसमें अपन इससे आगे कला समष्टि के बाद का टॉपिक लेके चलेंगे, जिसमें आपको माइक्रोस्टेट और सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।